ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको ये सिखा रहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है क्या होता है, ठीक है, बेसिक आपको इसके बारे में पता है। तो इसकी जो काम की चीजें जो बहुत ज्यादा काम आती है वो आती है इसकी प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को हमको अच्छे से समझना है और अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा उसमें मान लो कोई कोई के मैंने ऐड कर दिया और के मान लो इंटीजर है, इफ के क्या है, इंटीजर, तो इस एक्स में अगर के ऐड हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस के। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये के क्या हो जाएगा, अलग से आप इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर इंटीजर ऐड कर रहे हो तो इस इंटीजर को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर भी निकाल सकते हैं, मतलब के इसको अलग से ऐड कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, दिखने में आपको अभी दिख रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन जब यूज होता है तो बच्चे भूल जाते हैं। अब चाहे प्लस हो या माइनस हो, प्लस होगा तो प्लस बन के अलग आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस बन के अलग चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। सेकेंड, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? ये हमेशा इस नंबर से, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी आंसर आएगा ये गिवन एक्स से तो हमेशा या तो बराबर या तो छोटा होगा। यस सर। ये सिखाया कि इस एक्स से जो सबसे छोटा छोटे में सबसे ग्रेटेस्ट में जो इंटीजर आता है वही होता है, तो ये वैल्यू या तो एक्स के बराबर होगी, लेकिन या तो एक्स से क्या होगी, छोटी होगी डेसिमल में, तो आया ना, बोलो। यस सर। और किससे बड़ी होगी? इसमें से अगर -1 कर दूंगा तो उस इंटीजर से, इसमें से -1 से क्या होगी, बड़ी होगी। क्या समझ में आ रहा है? तो मतलब बेसिकली x -1 से लेके x के बीच में लाई करेगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? सोच के बता आराम से। अगर x इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा? और x अगर फ्रैक्शनल है, x इज नॉट अ इंटीजर और फ्रैक्शनल, इंटीजर को हम कैसे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं ना। यस सर। ठीक है, और x अगर इंटीजर नहीं है तो क्या आंसर क्या आएगा? आराम से सोच के बताओ। सर इंटीजर वाले पे तो 0 आ जाएगा। अगर सही बताया, अगर x की वैल्यू इंटीजर हुई तो आप रख के देख लो। +2 रख दो और एक जगह -2 रख दो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 - 2 0 आ जाएगा। यस सर। अगर x अगर इंटीजर हुआ तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे? 0। और इंटीजर अगर नहीं हुआ, कुछ और हुआ डेसिमल में, तो आंसर क्या आएगा? सर -1। सर -1। वेरी गुड, -1, करेक्ट। इसको कैसे सोचेंगे? देखो, अगर x इंटीजर नहीं हुआ, डेसिमल में हुआ, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे मान लो कुछ भी रख के देखो, 2.5 रख लिया, 2.7 रख लिया, क्या रख लिया? 2.7, और इसी का -2.7। क्लियर है? यस सर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 2 2। सर 2 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? -3 और 2 - 3 कितना आएगा? -1। ये हमेशा ऐसे ही होगा, ये हमेशा क्या होगा, ऐसे ही होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट यहाँ पे कितना आएगा? -1 आएगा। क्या है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और इसका चौथा, इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होता है वो भी आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। याद आया इसका ग्राफ कैसा होता है? यस सर, वो एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन ऊपर बीच में सर्कल सा होता है, ओपन वाला। इसको बोलते हैं स्टेप, इसका ग्राफ होता है स्टेप ग्राफ। क्या होता है स्टेप ग्राफ? मतलब इंटीजर्स पे क्या होता है? ब्रेक होता है। इंटीजर्स पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इंटीजर्स पे क्या होता है? ब्रेक होता है, क्योंकि इंटीजर्स के अलावा इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 0 और 1 से, तो 0 और 1 के बीच में 0 पे वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटेस्ट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बना रहा हूं। 0 होगी। 0 पे 0 होगी तो एक तो पॉइंट ये हो गया। 1 पे वैल्यू कितनी होगी? सर 1 1। इंटीजर पॉइंट पे तो वही वैल्यू होनी, 1 पे 1। यस 2 पे वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, राइट? यस अब 0 और 1 के बीच में चेक करते हैं, तो 0 और 1 के बीच में अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुई तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? सर 0 0। 0 से 1 के बीच में कोई भी x की वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा। आया ना? यस सर। 1 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 से लेके 2 के 1 कुछ भी हो, 1.2 1.3 1.7 1.8, उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। 1 आएगा। क्या आएगा? 1। और 2 पे वो आ जाएगा, 2 पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखो, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, ऐसे चलता जाएगा। और सेम इधर भी आ रहा है समझ में? यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन,
यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यहाँ -1 -2। क्लियर है बच्चों? बताओ। यस सर। Yes. तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं स्टेप फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? और हर इंटीजर पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। हर इंटीजर पे क्या है, ब्रेक हो रहा है। मतलब हर इंटीजर पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। हर इंटीजर पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, कोई बोले क्या है पीरियोडिक है? नो सर। क्या No, किसी sir. इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है क्या? No, sir. नो सर। देखो, हर वन इंटरवल के बाद ग्राफ तो एक जैसे, लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं है, ऊपर चल जा रहा है। क्या चल रहा है? ऊपर। तो मतलब ग्राफ एक एक इंटरवल के बाद चेंज होता जा रहा है, सेम नहीं है। तो ये पीरियोडिक है क्या, नॉन पीरियोडिक? सर लेकिन जो दो वैल्यूज के बीच वाला ग्राफ है वो पीरियोडिक है। नहीं नहीं, पीरियोडिक आप कब बोलोगे, जब किसी फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि दो वैल्यूज के बीच में जो ग्राफ है वो तो स्ट्रेट लाइन है ना, वो तो पीरियोडिक होगा। क्या होगा उसका पीरियड? सर तो नॉट डिफाइंड होता है। Yes, sir. हाँ। Define. हाँ, पीरियड डिफाइन नहीं, लेकिन हम ओवरऑल की अगर मैं बात करूंगा तो ओवरऑल पीरियोडिक बोलोगे क्या? नो सर। No, sir. पूरे जनरल बात करेंगे ना। अगर पूछा भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो एक्स आप जनरल बात करोगे ऑल रियल नंबर पे, तो पीरियोडिक होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? Yes. यस सर। ठीक है, ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपको ध्यान रखना है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप होता है, इसी का अगला पार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसके बारे में ध्यान समझो। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये हमको क्या देता है, फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब उसका डेसिमल पार्ट। क्या देगा? डेसिमल पार्ट। तो अगर मैं बात करूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, बताओ क्या आएगा आंसर? Sir, 0.3. 0.3. 0.3। अगर यहाँ पे होता है 5.3 तो Sir, 0.3. 0.3. 0.3। आएगा 0.3 आएगा। क्लियर है सबको? यस सर। 2.97 Sir, 0.97. 0.9. -3.7 0.7। Sir, नहीं। 0.3. 0.3। नेगेटिव में जो भी डेसिमल पार्ट है उसमें से 1 में से माइनस करके आंसर आएगा, याद रखना। -7.4। Sir, 0.6. 0.6। 0.6। नेगेटिव नंबर जब भी आए ना, तो जो भी डेसिमल पार्ट है उसको, उसका आंसर 1 में से माइनस कर दो। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. -9.3 0.7. 0.7। 0.7। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जितना भी जो भी यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है वो सब डेसिमल में आ रहा है, 1 से छोटा ही आ रहा है आंसर हमेशा। यस सर। Yes, sir. क्या Yes, कभी भी 1 आ सकता है क्या? नो सर। No, sir. 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट Sir, 0. 0. 0। अगर अंदर इंटीजर आएगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या आएगा? 0। 0। नेगेटिव इंटीजर आया तो सर तो भी Sir, 0। वो भी 0. हाँ, तो भी 0। तो भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो बेसिकली अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ पे इसका एक चीज तो मैंने पूछना ही भूल गया आपको। इस फंक्शन के लिए इसका डोमेन क्या और रेंज क्या? सर Domain डोमेन all ऑल real रियल numbers. नंबर्स। हाँ, डोमेन ऑल रियल नंबर। और रेंज? सर रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। नहीं, इंटीजर्स ही आएंगे, इंटीजर्स ही आएंगे। सारे के सारे सिर्फ क्या आएंगे? इंटीजर्स, राइट? Yes, sir. यस सर। नेगेटिव इंटीजर आएंगे। और डोमेन आपकी हो जाएगी ऑल रियल नंबर। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। क्लियर है? यस सर। और यहाँ की बताओ डोमेन क्या होगी? ऑल All रियल real नंबर्स। numbers. यहाँ पे भी एक्स को कुछ भी रख सकते हैं। और रेंज? 0 to 1। हाँ, वेरी गुड। 0 पे और 1 पे ओपन क्लोज। Sir, 0 पे close, 1 पे open. वेरी गुड। 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। समझ में आ रहा है? किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। बोलो बच्चों। सर यस नेगेटिव सर। वाले में आपने कहा था ना कि वो 1 माइनस करके आएगा, तो -5 है तो उसमें 1 - 0 करके 1 नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, 1 माइनस किस में से करेंगे? डेसिमल पार्ट में से। ग्रेट, देखो डेसिम नेगेटिव नंबर में तो कुछ कुछ है ही नहीं, इसमें तो फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं ना। प्रॉब्लम क्या आती है? डेसिमल पार्ट में आती है। समझ पा रहे ओके हो? सर। डेसिमल पार्ट में से माइनस करना, इसका लॉजिक में समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ याद है आपको कैसा बनता है? यस सर, स्ट्रेट लाइन सी होती है और 1 पे ओपन सर्कल होता है। बनाओ सब लोग ग्राफ इसका। चलो अपनी अपनी कॉपी में ट्राई करो।
y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आप सब लोग ग्राफ बनाइए प्लीज, और इंटरवल 0 से 1, 1 से 2 सबके लिए बनाना। 0 से 1 में ग्राफ क्या होगा, 1 से 2 में ग्राफ क्या होगा? हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir. Done. यस सर। ठीक है, तो देखो इसका जब ग्राफ हम बनाने की कोशिश करेंगे तो देखो इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपरली इसका ग्राफ कैसे बना क्या नहीं बना वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। तो जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, मतलब कुछ डेसिमल होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सर जो डेसिमल वाला पार्ट है उसके। हाँ, तो अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुई तो x के टर्म्स में क्या आएगा? 1 माइनस एक्स, 2x, x क्या आएगा x के टर्म्स में बताओ, सोचो। अगर x आपका 0 से 1 के बीच में हुआ और उसका जब फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? सर एक्स ही आएगा, एक्स ही आएगा x माइनस 0 मतलब सर, X एक्स ही ही आएगा। आएगा। देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो वो खुद ही आ जाएगा। है यस ना? सर। ये देखो, ये छोटी सी लाइन, इस छोटे से कॉन्सेप्ट ने जेई पे क्वेश्चन बना दिया था और बच्चे इसको उस समय एकदम क्लिक करना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो 0 से 1 अगर x है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम क्या लिख देंगे? x ही लिख देंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? उन्होंने सर। क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट x लिख दिया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए इस फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन में। ठीक है, लेकिन ये वो भूल गए थे कि अगर x 0 से 1 के बीच में तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x ही होता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? y इक्वल टू x का। यस सर। 0 से 1 के बीच में जब y इक्वल टू क्या आ रहा है? x आ रहा है। y इक्वल टू x आपको पता है ऐसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? यस सर। और 1 पे वैल्यू कितनी होगी? सर 0 जीरो। सर 0। 1 पे यहाँ पे ओपन रखेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे? क्लोज। क्लोज। ये समझ में आ गया? Yes, एग्जैक्ट sir. हर इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या, हर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा, है ना? यस सर। ठीक है, अब बताओ 1 से 2 में, जैसे यहाँ पे सपोज मैंने कोई नंबर लिया फॉर एग्जांपल 0.3, तो 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.3। 0.3 आएगा। 0.3 और अगर मैं बात करूं 1.3 की, सेम अगर 1.3 की बात करूं, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.3। 0.3 आएगा। मतलब यही सेम पॉइंट आएगा, यस है ना? सर। तो इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा? जस्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा ही बनेगा। सेम जैसा यहाँ पे बन रहा है वैसे ही ग्राफ यहाँ बनेगा। 1.3 के लिए सेम 2.3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.3 आएगा। 0.3। सेम ग्राफ ऐसे आगे जाता जाएगा, और जैसा आगे जा रहा है वैसे पीछे जाएगा। यस यस सर। जैसा आगे जा रहा है वैसे क्या जाएगा? पीछे जाएगा। तो अब जब पीछे में आप ग्राफ को कंसीडर करोगे ना, पीछे में आप ध्यान से देखो, पीछे में इस बार क्या आएगा? अगर -0.3 लूंगा मैं, क्या लूंगा? -0.3, तो इस बार जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0.7 आएगी। 0.7। 0.7। ठीक है, अब यहाँ पे ये जितनी भी स्ट्रेट लाइन है इन सबकी इक्वेशन भी अलग अलग है। इसकी तो इक्वेशन क्या है आपकी? y इक्वल टू एक्स है। इसकी तो इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन 0,0 से पास कर रही है, 1,1 पे क्या इक्वेशन लाइन है? y इक्वल टू एक्स। इसकी जब इक्वेशन निकालोगे, इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y is equals to x plus 1 वेरी गुड, वन शिफ्ट कर दिया इसको आगे, तो इसकी इक्वेशन आएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y y इक्वल्स टू x प्लस 2। प्लस 2। ठीक है, आप चाहो तो फ्रैक्शनल पार्ट भी निकालोगे तो आंसर वही आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये सब इक्वेशन अलग अलग, और यहाँ की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x माइनस 1। x माइनस -1 x माइनस 1। इसलिए हम जब भी नेगेटिव नंबर होता है तो क्या करते थे? -1 करते। क्लियर आ रहा है? यस सर। यस ये सबको समझ में आया? यस सर। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? यस सर, पीरियोडिक है। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? हाँ, हर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। इसका पीरियड कितना होगा? 1। सर 1 इसका ये पीरियोडिक है, यस, और इसका पीरियड कितना होगा? 1। हर 1 इंटरवल के बाद खुद को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। और x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई करती तो आप ये ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होगा।
x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में लाई करती है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होगी x minus 1 x प्लस 1। सर -1 नहीं होगा? चेक करके देखो, -1 होगा तो +1 होगा। यहाँ पे हमारा देखो ये y इक्वल टू क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो है। -1 होगा सर ना? -1 होगा। हाँ हाँ हाँ, -1 होगा, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पे ऐसे आप भी तो समझ सकते हैं ना कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। हाँ वो तो बताया, वो तो अपन अभी करेंगे, वो तो इसके बाद में दोनों को कंबाइन करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसे प्रिडिक्ट करोगे? ये लाइन की इक्वेशन तो आपकी आ रही है x+1, ये करेक्ट है कि नहीं है? यस, ये तो यही है। तो फिर x अगर 1 से 2 के बीच में हो तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो भी वैल्यू आएगी ना उसमें -1 होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या होगा, -1। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1 है, और +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 है ना। चलो इसका अगर x आपका 1 से 2 के बीच में हुआ, ध्यान समझो, x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में हो, कोई एग्जांपल ले लो, x इक्वल टू ले लिया मान लो 1.7, क्या ले लिया आपने, 1.7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.7। 0.7 तो पॉइंट सर वहां पे वही क्वेश्चन है y+1 = x नहीं होगा, y = x+1 की जगह? हाँ एक मिनट सुनो ध्यान से, 0.7 है। अब इसको x के टर्म्स में अगर लिखूं तो x कितना है मेरा, 1.7 है। 1.7। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, x में से -1 हो रहा है। यस सर। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी आई, फ्रैक्शनल पार्ट जो बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट x की, उसकी वैल्यू है x-1। जो भी x था उसमें से हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया, है ना। यस सर। यस ठीक है, सर। तो वो इक्वेशन चेंज हो जाएगी ऊपर वाली। हाँ अब Yes, वो sir. उसको इक्वेशन निकाल के देखते हैं हमने क्या गड़बड़ी करी या फिर यहाँ पे चेंज आया। लाइन की इक्वेशन निकालना आती है आपको? यस सर। लाइन पे अगर 2 पॉइंट पता इक्वेशन निकाल सकते हो तो इस पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते, एक पॉइंट ये रहा 1,0, और दूसरा पॉइंट ये वाला अपन कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी फिलहाल पॉइंट मान लेते हैं, तो 2,1 क्या मान लेते हैं, 2,1। ये समझ में आया? यस Yes. सर। इसकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 इक्वल टू mx-x1। क्लियर है? Yes. हाँ है ना, यस सर। ठीक है। यस सर। तो y-y1 x1 y1 कोई भी एक पॉइंट ले लो, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। मान लो 1,0 लिया तो y-0 इक्वल टू m कितना होगा इसको बताओ। y is equal 1 आएगा to सर। x minus 1 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, y2 - x2 y1 minus upon x1 x2 upon y2 - y1 अपॉन x2 - x1। minus यस सर। x लोग कितना आएगा 1, x - x1 की जगह लिख देंगे 1, तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x-1। ठीक है, तो ये यस इक्वेशन सर। क्या है, +1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। -1। हाँ यहाँ पे -1, ये भी कितना होगा, -2, है ना। यस सर। तो ये 1 शिफ्ट करने पे x-1 होगा, फिर और आगे शिफ्ट किया तो x-2 होगा। क्लियर है? यस सर। इसकी इक्वेशन आप निकाल के देख लेना, पीछे वाले की। यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट है, -1,0, दूसरा पॉइंट है 0,1। अब आपको पता चल जाएगा, हाँ है ना, क्या क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में ये ध्यान रखना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी प्रॉपर्टीज अगेन, कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है तो पूरे नंबर x में से उसका इंटीजर पार्ट अगर माइनस कर दे तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा, बताओ। यस सर। yes sir। ना, यस सर। क्योंकि बेसिकली वही तो है फ्रैक्शनल पार्ट, क्या है, आप उसका जो नंबर है उसमें से इंटीजर पार्ट हटा रहे हो, उसमें से इंटीजर पार्ट क्या हटा रहे हो, हटा रहे हो। इसे या फिर दूसरे लिखने का तरीका कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये दोनों मिला के क्या दे देंगे, x। क्या दे देंगे, x। क्या इस बात समझ में आई? yes यस सर। दूसरी चीज आपको ये भी Yes, sir. ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आता है ना इंटीग्रेशन वगैरह में, तो हम जनरली इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिख देते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट को x और ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में ऐसे लिखना है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे, इससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। ठीक है, यस सर। ठीक है।
और मान लो अगर इसमें इंटीजर आ जाता है अगर ऐड, तो क्या होगा उसका? जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर कोई के इंटीजर मैंने ऐड कर दिया, तो इस इंटीजर का क्या होगा? क्या ये बाहर आ जाएगा या फिर क्या होगा? इसका आंसर सेम ही रहेगा। सर सेम ही रहेगा, एक्स ही हाँ, रहेगा। इसका Yes, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर ही रहेगा ना। इंटीजर ऐड सब्सट्रैक्ट करने में कुछ फर्क पड़े थोड़ी पड़ेगा। yes. ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही रहेगा। इसके अलावा अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स अगर ऐड कर दिया, तो इससे आंसर क्या आएगा? अगर एक्स इंटीजर है तो क्या होगा? सर 1 आएगा आंसर। और एक्स अगर इंटीजर नहीं है तो क्या होगा? सर एक्स इंटीजर, अगर इंटीजर है तो 0 आएगा, और फ्रैक्शनल है तो 1 आएगा। हाँ, इंटीजर है तो दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट तो जीरो ही आएगा, और इंटीजर नहीं है तो एक आएगा मान लो 0.3 और एक दूसरा क्या आएगा 0.7, दोनों का ऐड करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। चेक करके देख लो, यस सर। यस सर। वैल्यू रख के देख लो, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो एक एक छोटी सी चीज मुझे बताना कि अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स के साथ कोई कांस्टेंट m मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां पे m एक इंटीजर है, तो बताओ इस m का कुछ हो सकता है क्या? क्या ये m बाहर आ सकता है, फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? क्या इसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x m टाइम्स लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? No, sir. हाँ, नहीं, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है किसी किसी के ट्रू, लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा कभी कर मत देना। और यहाँ पे अगर सेम फ्रैक्शनल पार्ट के साथ भी अगर यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे m को हम बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं। क्या एक समझ में आ रहा है? अब यस सर। एग्जाम्पल देख लेना, एलएचएस आरएचएस हर बार ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए, तो इस बारे में थोड़ा सा खासकर ख्याल रखना। देखो इसका यूज आगे आने वाले चैप्टर्स में ज्यादा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट और ये सब, खासकर इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, उन सब चैप्टर्स में इन सब प्रॉपर्टीज का ज्यादा यूज होता है, तो आपको इनकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? यस सर। Yes. ठीक है, उफ, यहाँ तक आ गया समझ में आपको? चलो, ऑन टू इंटू पे एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। तो मैं कुछ सर एक बार फंक्शन, लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ, हो गया सर। देखो आपको चेक करना है, कुछ फंक्शंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनके लिए आपको चेक करना है कि वो वन वन और ऑन टू है कि नहीं है। क्लियर है? यस सर। चेक फॉर वन वन एंड ऑन टू दोनों के लिए। फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू 10x, π/2 से 3π/2। हाँ, ठीक है, दो ही और शुरू के दो, थर्ड वाले के बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा।
कर लिया सॉल्व? सर एक बार फर्स्ट वाले की डोमेन क्लियर सही से लिख दो, दिखाई नहीं, सही समझ नहीं आ रहा। π/2 से 3π/2। सर फर्स्ट वाला 1 1 होगा। और ऑन टू के बारे में भी चेक कर लो। सर डन। ओके, चलिए बताइए फर्स्ट वाला। सर 1 1 but not on 2. ओके, सर One- बोथ 1 1 एंड ऑन 2। तो फर्स्ट वाला 1 1 के लिए कैसे चेक किया आपने? सर ग्राफिकली। ग्राफिकली, अच्छा ठीक है, तो इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ π/2 से 3π/2 में। टैंक का ग्राफ याद है कि नहीं आपको? यस सर याद है। तभी तो किया। कब किया? सॉल्व करते हुए। अच्छा, ये टैंक का ग्राफ है, तो बताओ ये ग्राफिकली चेक कर लेंगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। यस सर। यस सर, तो 1 1 हो गया। देखो ग्राफ से तो दोनों चीजें पता चल जाएगी, 1 1 भी हो गया। इसकी रेंज क्या है? सर रियल Minus- नंबर्स। ऑल रियल नंबर, तो ऑन टू भी हो जाएगा। यस सर ऑन टू भी होगा। बट ये π/2 और 3π/2 पे डिफाइन नहीं है ना। तो ऑल रियल नंबर का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सभी तो होता है, ये दोनों सेम ही था। ऑल रियल नंबर मतलब अपन क्या हो गया था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब। क्लियर है? ऑल रियल Yes. नंबर मतलब पूरी नंबर लाइन। ऑल रियल नंबर का मतलब क्या होता है? पूरी नंबर लाइन, तो उसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब आ गया। ठीक है, ठीक। सेकेंड वाला सर 1 1 but not on 2. सर 1 1 बट नॉट ऑन 2। 1 1 के करने का तरीका क्या होगा? सर Sir, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। Yes. fx1 इक्वल टू fx2 अगर आपने किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा? x1 is equals to plus minus x2. वेरी गुड, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब यहाँ से तो दो Sir, वैल्यू आ रही इस पर रेंज में तो नेगेटिव वाले दिए हुए हैं ना। है। आपको क्या बोला गया है? माइनस इन्फिनिटी से 0, तो इसका मतलब सर इसकी डोमेन नेगेटिव है। तो कौन सा वैल्यू लोगे? फिर x1 is equals to x2. सेकेंड क्यों नहीं? सर फिर डोमेन पॉजिटिव हो जाएगी ना, माइनस माइनस प्लस। अगर सेकेंड वाला लोगे, फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा, तो उसके लिए ट्रू हो जाएगा। लेकिन सेकेंड वाले में जब आप यहाँ पे नेगेटिव ना रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस वाली वैल्यू अलाउड है क्या? नो सर। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो ओनली एक सॉल्यूशन आ रहा है, इसलिए 1 1 हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया होता तो होता क्या? 1 1। नो सर। तो 1 1 होता। यहाँ पे ये इन्होंने मेंशन कर दिया है, इसलिए 1 1 हो गया। अब इसकी रेंज क्या होगी? सो ये रिपीट करना समझ नहीं आया। ठीक है,
देखो ध्यान से, यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया था, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 मैंने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, इधर उधर भेजा तो फाइनल इक्वेशन क्या थी, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आया था x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। यहाँ से दो तरह के सॉल्यूशन आए थे, या तो x1 x2 के बराबर होगा, या तो फिर x1 माइनस x2 के बराबर होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, 1-1 तभी होगा जब कोई ए सिर्फ ये सॉल्यूशन है, 1-1 तब होता है जब ये अकेला सॉल्यूशन आता है। जब ये दो सॉल्यूशन आएंगे तो 1-1 नहीं होगा। ये जनरलाइज होता है कि भाई अगर 1-1 कब होता है, जब ये अकेला सॉल्यूशन आता है। और क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था, जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, सॉरी माइनस इन्फिनिटी 0 कहां तक दी थी, आर तक। तो आपका जो डोमेन है ये था माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब जो डोमेन है उसमें एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो जब यहाँ पे नेगेटिव रखोगे तो इधर भी नेगेटिव आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे नेगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो x2 को नेगेटिव रखने पे x1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन x1 पॉजिटिव अलाउड है क्या? नो सर। नो सर। इसलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया, x1 इक्वल टू x2, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, 1-1। आगे यस सर। Yes. और इसकी Yes, रेंज सर 0 to 1 आएगी रेंज। हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी पहली चीज, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है तो ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव। अब कहां तक जाएगी मैक्सिमम, सर मैक्सिमम 1 तक। क्यों? सर क्योंकि अगर हम मतलब सारे पॉजिटिव नंबर आए तो कम से कम 0 रख सकते हैं, तो 0 पे इसकी रेंज 1 आ रही है। हाँ, अब कुछ भी रखो उसमें 1 ऐड करने पे नंबर हमेशा ये डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा होगा। यस सर। डिनोमिनेटर ऑलवेज Yes, ग्रेटर sir. देन क्या होगा, 1 होगा। ग्रेटर देन 1 का डिनोमिनेटर का फ्रैक्शनल होगा तो आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये ऑन टू हुआ क्या? नो सर। पर 0 तो नहीं आ रही इसकी रेंज, अगर y वाले तरीके से करे तो y हाँ। नॉट। 0 पे ओपन, सॉरी 0 पे ओपन, क्लियर है? Yes. यस सर। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर इनटू। क्या है समझ में आया? 1 भी तो नहीं आ सकती ना। 0 पे क्या ओपन था क्या? ठीक है, अगर 0 पे ओपन है तो फिर 1 भी नहीं आएगा। यस क्लियर है? क्योंकि x की वैल्यू 0 अलाउड नहीं थी। x की वैल्यू 0 अलाउड है क्या? नहीं। 0 पे अगर ओपन है तो 1 भी अलाउड नहीं होगा। क्लियर है? यस। यस। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, कल अपन मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे, तो आप मॉड्यूल का थोड़ा पढ़ के आना। और अगली क्लास में मैं आपको, अच्छा आपको कंपोजिट फंक्शन पढ़ा बाकी है ना, तो कंपोजिट फंक्शन पढ़ूंगा और इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये 2 टॉपिक पढ़ूंगा। क्लियर है? Yes. यस। यस सर। ओके, और अपन मॉड्यूल डिस्कशन भी कर देंगे आपके डाउट का। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय।